अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, किसी भी मुल्क की सलामती के लिए उसकी फ़ौज बड़ी अहम होती है। उस फ़ौज का मुस्तहकम होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ हो गया है, मुझे ये लगता है। लेकिन उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ बड़े अरसे से कंपेन जारी थी हमारा मुल्क जो दुश्मन भारत है उसकी तरफ से, कि पाकिस्तान की आर्मी रोग आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ इश्तहारात छपवाए गए बाहर के मुल्कों में और बहुत बदनाम किया गया। और फिर ये कहा गया कि ये आर्मी जो है, इसकी जो पॉलिसी जो थी स्ट्रेटजिक डेप्थ की अफ़गानिस्तान के अंदर, वो ठीक नहीं है। कहती कुछ और थी और करती कुछ और थी। इसी हवाले से कश्मीर के हवाले से भी इल्ज़ामात लगाए गए कि वहाँ भी यही सारा कुछ कर रही है। और पाकिस्तान भी बहुत सारे क्राइसिस से गुज़रा, लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई कौमी क्राइसिस पैदा हो जाए तो उनका रिकवर होना और वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। और अभी जो हुआ है वो ये हुआ है कि अगर आपने कभी खेला हो या देखा हो कि शतरंज कैसे खेली जाती है, जो लोग शतरंज खेलते हैं वो शतरंज के मोहरों को सोच समझ कर आगे पीछे करते हैं, और जो नए खिलाड़ी होते हैं उनको उसका अंदाज़ा नहीं होता और वो जीत नहीं सकते। और इसी तरह हमारे यहाँ सियासत के अंदर भी शतरंज के खिलाड़ी हैं, मुल्क के अंदर भी हैं, मुल्क से बाहर भी हैं, दूसरी बड़ी ताकतें भी हैं। यानी हर शख्स जो है अपनी बसात, औकात, ज़रूरत और अहलियत के मुताबिक खेल खेलता है। एक शख्स अगर कोई लंबा जंप लगाता है तो जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, हर शख्स उतना लंबा नहीं लगा सकता। तो यही कुछ हुआ है पाकिस्तान की अफवाज के साथ। अब देख लें, और ये कब से शुरू हुआ? ये जब कारगिल का वाक़या हुआ उसके बाद पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ और उनको कमज़ोर करने की साजिशें होती रहीं। फिर जब जनरल मुशर्रफ साहब सदर थे और ये पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी ने ज़ोर पकड़ा, इतना ज़ोर पकड़ा कि जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो अपने कैंप से बाहर नहीं जाते थे, यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाते थे। मेरे एक दोस्त थे जो ब्रिगेडियर रिटायर हुए हैं, मैं उनसे मिला तो वो कहने लगे हम बाहर नहीं जा सकते, अगर जाएं भी तो हम आर्मी की गाड़ी लेकर नहीं जाते या आर्मी की यूनिफॉर्म लेकर नहीं जाते। ऐसे हालात हो गए थे। लेकिन फिर उसके बाद जनरल कियानी साहब आए, उन्होंने पॉलिसी को चेंज किया, हालात बेहतर हुए। लेकिन हालात कैसे बेहतर हुए? 80,000 लोगों की कुर्बानी दी और इसी तरह 7-8 हज़ार जो है वो हमारी फोर्सेस के जवान भी जो गरीब घरानों से होते हैं वो बेचारे भी शहीद हो गए और बिलियंस ऑफ डॉलर का मुल्क को नुकसान हुआ। आर्मी की थोड़ी रेपुटेशन ठीक हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर आर्मी कुछ अर्सा तो अलग रही इस इक़्तिदार के तोड़ जोड़ से। फिर मियाँ साहब के दौर में जब मियाँ साहब को उतारा गया, बिलाशुबा उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात थे, लेकिन इसके अलावा ये महसूस हुआ लोगों को कि मियाँ साहब के साथ ज़्यादती की गई है। और इसी वजह से लोग, जब उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, तो लोग उनके साथ निकले। फिर जब उनको मुल्क से बाहर निकाल दिया गया, मुल्क से तो वो ख़ुद बाहर गए प्लेटलेट्स के बहाने, वहाँ जाकर उन्होंने फिर ललकारा आर्मी के जर्नैलों को नाम ले लेकर और पूछा कि मुझे क्यों निकाला। तो उस वक्त सारी तकरीबन अक्सरियत जो मुस्लिम लीग नून की थी वो गालियाँ देती थी आर्मी को और इस्टेब्लिशमेंट को, जबकि पीपल्स पार्टी पहले ही भुट्टो साहब की फांसी के वक्त से ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ नालान थी। एक पीटीआई थी जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल 67 साल 68 साल 69 साल 70 साल 71 साल 72 साल 73 साल 74
आर्मी के हक़ में बोलती थी और पीटीआई की अक्सरियत भी थी अवाम में और खुलकर बोलते थे। फिर ऐसा हुआ कि पीटीआई को आर्मी से टकरा दिया गया या आर्मी को पीटीआई से टकरा दिया गया। ये महज इत्तेफाक नहीं हुआ, महज इसमें बाजवा साहब के जो ससुर हैं उनकी और मियाँ फैमिली की जो रफाकतें हैं वो काम नहीं आई, और महज जो पंजाब के मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं उनके और जरदारी साहब और बाजवा साहब के दरमियान जो राब्ते हुए, उन्होंने राब्ते का किरदार अदा किया। ये भी एक वजूहात हैं कि जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने ये महसूस किया, जरदारी साहब ने और मियाँ साहब ने, कि एस्टैब्लिशमेंट से हम लड़ नहीं सकते। एस्टैब्लिशमेंट से बदला लेने का यही तरीका है कि इन्हें ख़राब करो और एक तीर से दो शिकार करो। एक तीर से इमरान खान की हुकूमत भी गिराओ और इनको भी ज़लील ख्वार करो। उन्होंने इसी पॉलिसी के ऊपर काम किया। शहबाज शरीफ साहब भी मियाँ साहब के अलावा मुलाकातें करते रहे, बल्कि उनके नॉलेज के मुताबिक भी करते रहे, और ये भी खबरें आई कि वो डिक्की में बैठकर आर्मी चीफ से मिलने जाया करते थे। तो ये जब सारा कुछ हो गया और बाजवा साहब को कायल कर दिया गया हमारे पॉलिटिशियंस की तरफ से, और इस पे काफ़ी अरसे से काम हो रहा था। जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली थी तब से हो रहा था, और उसके अलावा शायद मियाँ साहब लंदन में बैठे थे, वहाँ डिप्लोमेट से भी मिलते थे, बाहर के कंसल्टेंट से भी मिलते थे। तो फिर इमरान खान को अमेरिका से भी दूर करने की कोशिश की गई ताकि उसको तनहा करके मारा जाए। तो बाजवा साहब ऑन बोर्ड हो गए। तो बाजवा साहब ने फैसला किया कि इमरान खान की छुट्टी करनी है और इनको वापस लाना है, जिनको बाजवा साहब ने ख़ुद निकाला था, और उनके ख़िलाफ़ बेशुमार केसेस थे, मुकदमात थे, और वो बार बार बताया गया था कि ये लोग करप्ट हैं, इन्होंने इतने बिलियंस की करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, इनके चपरासियों के अकाउंट में अरबों डाले गए हैं, और ये टीटियाँ इस तरह की और सारी चीज़ें। तो लोगों के जहनों में, कानों में ये बातें रच बस गई थी। लोग ये यकीन कर चुके थे कि ये वाकई करप्ट हैं। अब ऐसी सूरत में 90 डिग्री का टर्न लिया बाजवा साहब ने, ऐसे ही जैसे मुशर्रफ साहब ने टर्न लिया था अफ़गानिस्तान के सिलसिले में तालिबान के साथ, तो जिसके नतीजे में 80,000 लोग पाकिस्तानी मारे गए, अफवाज के लोग मारे गए, और पाकिस्तान को बिलियंस का नुकसान हुआ। इसी तरह बाजवा साहब ने भी टर्न लिया, और मुझे मालूम नहीं कि ये टर्न महज जो उनकी रफाकतें थी या उनकी कुछ और मनफियत मामलात थे जो पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ, पीडीएम के लीडरों के साथ, या इनको कोई एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शंस भी थी, या ख़ुद ही वो मंजूर नज़र बनना चाहते थे अपने एक्सटेंशन के लिए। बरकफ जो भी हुआ, उन्होंने ये फ़ैसला किया, ये ऑपरेशन किया, कामयाब हो गया, इमरान खान की हुकूमत बरतरफ हो गई। और बाजवा साहब उस वक्त इस अलूयन में थे, इस खुशफहमी में थे। उनका ख़्याल था कि इमरान खान के हक़ में लोग खड़े नहीं होंगे, जब इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी तो ये बैठ जाएंगे जाकर घर। लेकिन अवाम का रद्द अमल इस कदर सामने आया कि तारीख़ में पहले किसी ने नहीं देखा कि किसी हुकूमत के जाने के बाद इस कदर अवाम निकले हों। और अब क्या हुआ कि जिस तरह पहले रिएक्शंस में मुशर्रफ के दौर में फ़ौजी वर्दी में सामने नहीं जाते थे अफसरान, आज भी यही सूरत हाल है कि आज तकरीबन जो पीटीआई के लोग हामी होते थे फ़ौज के, वो भी मुखालफ हो गए। फ़ौज के तो नहीं मैं कह सकता, इस्टेब्लिशमेंट के मुखालफ हो गए हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात करता हूँ कि देखें, अगर आप किसी घर के सरबराह से आपकी नाराज़गी हो, बच्चों से दोस्ती भी हो, तो फिर भी आप उसके घर नहीं जाएंगे, चूँकि वो नाराज़गी घर के सरबराह के साथ है। तो यही सूरत हाल है।
اب جب قوم فوج کے ساتھ نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ اس فوج کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے، چاہے کتنی بڑی فوج کیوں نہ ہو۔ روس کی کتنی بڑی فوج تھی، لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے، کئی ملک بن گئے۔ اب یوکرین میں لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، چونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اب فوج روس جیسے بڑے ملک سے بھی لڑ رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر پاکستان پر کوئی مشکل وقت آیا تو پاکستان کے لوگ ضرور کھڑے ہوں گے، لیکن وہ مایوس بہت ہیں، اور شاید اس مایوسی میں وہ گھروں پہ لیٹ جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو بہت ہی خطرناک ہوگا، اور میرے خیال میں اس وقت ایک پلاننگ کے تحت ہمارے فوجی حکمرانوں کو یوز کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب استعمال ہوئے ہیں، اگرچہ شاید وہ اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ صحیح کر رہے ہوں، لیکن جس طرح سے ان کو مینوپلیٹ کیا گیا، جس طرح سے ان کو یوز کیا گیا، باجوہ صاحب خود تو بے تقیر ہوئے فوج کے اندر، لیکن انہوں نے مجموعی طور پر ادارے کا جو وقار ہے وہ مجروح کیا۔ آپ دیکھ لیں کہ جس ملک میں فوج کمزور ہوتی ہے اس ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ آپ لیبیا کا حال دیکھ لیں، باقی عرب ملکوں کا حال دیکھ لیں، اور پاکستان جس کا دشمن پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے، اس کے وسائل بڑے ہیں، اس کے ریسورسز بڑے ہیں، اس کی آبادی بڑی ہے۔ جب اتنی بڑی ڈسپیرٹی ہو، اتنی بڑی تفاوت ہو، اتنا بڑا فرق ہو، تو اس فوج کا مستحکم رہنا، ویل اکوپڈ رہنا جتنا ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کے مورال ہائی رہیں ہر وقت، اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ قوم فوج کے ساتھ ہر وقت کھڑی رہے۔ قوم اور افواج یہ لازم و ملزوم ہوتے ہیں ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، لیکن اس وقت ملک پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک دراڑ پیدا ہو چکی ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ اب لوگوں کے ذہنوں کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ وہ صرف بیانات سے نہیں، ISPR کے آپ بیانات دیں تو اس سے نہیں ہوگا کچھ بھی، وہ ایکشن سے بدلا جا سکتا ہے کہ فوج یہ ثابت کرے کہ وہ ہر لحاظ سے امپارشل ہے، اور کوئی بھی پالیٹیشینز، کوئی بھی حکومت اگر کوئی غلط کام کرتی ہے تو وہ اس کی سپورٹ نہیں کرے۔ کوئی بھی انکانسٹیٹیوشنل کام اگر حکومت کرتی ہے تو فوج من حیث الادارہ اگر ISPR ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ یہ کام جو بھی آئین کے خلاف ہوگا ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ آپ اپنی جو ریپوٹیشن ہے، اپنی جو کریڈیبلٹی ہے، وہ آپ نے ریسٹور کرنی ہے۔ جنرل عاصم باجوہ صاحب، آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چونکہ ملک، قوم اور فوج لازم و ملزوم ہے۔ اگر قوم اور فوج ان کے درمیان کوئی بھی دراڑ پڑ جائے تو وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں، فوج کے لیے ٹھیک نہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ برا وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کسی وقت بھی ایک چنگاری جو ہے کہیں سے کسی نے لگا دی جائے تو اس کا نقصان، وہ پھیل سکتی ہے آگ، جس طرح جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے نا، یہ نفرتیں بھی ایسے ہی پھیل جاتی ہیں۔ ان کو اپنے کنڈکٹ سے، اپنے اقدامات سے بہتر کرنا ہے۔ آپ اگر صرف یہ کہیں کہ نہیں جی ہم سیاست میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے آپ سیاست میں نہ رہیں، لیکن آپ کے سامنے جب قانون کو توڑا جا رہا ہو اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہو کہ اس میں آپ بھی ملوث ہیں، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے، اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہیے۔ اگر آپ بھی کسی مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ حافظ ہے، پھر پاکستانی فوج کا کیا ہوگا اور پاکستان کا کیا ہوگا؟ پاکستانی قوم کا، فوج کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس پیج کو جس نے پھاڑا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ خیر، سزا
تو ظاہر ہے آپ شاید نہیں دے سکیں گے، چونکہ جو آپ کے پیش رو تھے انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں، اگر ان کو سزا ملے گی تو آپ کے اوپر آنچ آئے گی کہ آپ کی انٹیگریٹی متاثر ہوگی۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ انٹیگریٹی بڑھتی ہے جب آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، سچ کا ساتھ دیتے ہیں، احتساب کرتے ہیں بلا امتیاز، تو انٹیگریٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو سوچئے گا، غور کیجئے گا، آؤٹ آف باکس ذرا سوچئے گا، اور بہتر یہ ہے، میں ایک تجویز بھی دوں گا کہ آرمی اپنے طور پر، اسٹیبلشمنٹ اپنے طور پر پورے پاکستان سے ایک سوال نامہ بنا کر لوگوں سے ایک سروے کرا لے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنی پالیسیز کو صحیح سمت میں لے جانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اور شاید آپ کر لیں اگر آپ عوام کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن اگر عوام کو آپ بھی کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے سیاستدان سمجھتے ہیں، اور جمہوریت کے نام پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو پھر میں دعائی کر سکتا ہوں۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ جنرل عاصم صاحب تک بھی پہنچ جائے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے۔